हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्थ की फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग ना हो, उससे बचने के लिए लिखित अधिकार होने चाहिए। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन था तो वो अपने ही रूल्स चलाते थे, उनके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता था और वो अपनी मन मर्जी से अपने जो रूल्स हैं उनको बनाते थे और किसी को भी कोई राइट नहीं मिला हुआ था। तो उसी चीज़ से बचने के लिए जो राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें हमारे कुछ रिटर्न राइट्स होने चाहिए। अगर रिटर्न राइट्स होंगे तो जो सत्ता है वो उसके मिसयूज़ नहीं कर सकेगी। अगर हमें रिटर्न राइट्स मिलेंगे तो हमारा जो है अपनी पावर हमारे पास होगी और हम लिखित अधिकार होने की वजह से अपने राइट्स को सेफ रख सकेंगे और हम प्रोटेक्ट हो सकेंगे। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाती हैं। तो जो मौलिक अधिकार है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमें राज्य से और दूसरे व्यक्तियों के मिसयूज से हमें बचाते हैं। वो हमें जो राइट्स मिले हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन दिलाता है, उनके द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलती है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स को भी शामिल किया जाए जो उनको भी प्रोटेक्ट कर सके, उनके ग्रुप की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया और इस तरीके के राइट्स हमें दिए गए जो बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की प्रोटेक्शन देता है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है कि पहला तो हर एक नागरिक जो है उसको ऐसी स्थिति में वो होगा कि अपने अधिकारों की दावेदारी कर सकता है, कि हर किसी को अपने राइट्स मिलेंगे, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह पर कि ये मेरा राइट है, उनको अधिकार ये दिया जाएगा। दूसरा ये कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जो कानून बनाने का अधिकार जिसे दिया गया है। और ये जो राइट्स होंगे हर व्यक्ति को, हर गवर्नमेंट को, हर किसी को मानने पड़ेंगे। सबके लिए ये जो राइट्स हैं इक्वल राइट्स होंगे, चाहे व्यक्ति गरीब है, अमीर है, चाहे कोई मिनिस्टर है या नॉर्मल सिटीजन है, सभी जो है इन राइट्स के अंडर आएंगे और सभी के लिए राइट्स सेम होंगे। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, उनको ऐड करने का उद्देश्य यही था कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार किए जा सके और स्वतंत्र भारतीय राज्य की जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। और इन सारे जो नीति निर्देशक तत्व थे इनसे हमारे भारत राज्य की जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाई गई। अब बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई मिनिस्टर है, सिटीजन है, सब जो हैं इक्वल होंगे। सबके लिए एक जैसे रूल्स होंगे, सबके राइट्स एक जैसे होंगे। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश के कानून जो है वो बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इक्वल प्रोटेक्शन सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी कानून के द्वारा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि
धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित है, किसी भी जाति से संबंधित है, लड़का है, लड़की है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो सब समान माने जाएंगे। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। हर कोई किसी भी खेल के मैदान में जा सकता है, होटल में जा सकता है, दुकान में जा सकता है। हर किसी को इन जगहों पर जाने का इक्वल राइट होगा। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। और इस समानता के अधिकार के द्वारा छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। जो हमारे देश में इतने समय से छुआछूत की प्रथा चलती आ रही थी, राइट टू इक्वालिटी ने उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये अधिकार देता है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनका मिसयूज़ कर सकें। जैसे हमारा जो अधिकार है, समानता का अधिकार, वो हमें किसी भी खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि में जाने का राइट देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्राइवेट पार्क में घुस जाएं कि हाँ हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कहीं भी आने जाने का, किसी भी खेल मैदान में नहीं। हम किसी के प्राइवेट पर्सनल जो उसने पार्क बनाया है अपना, उसमें नहीं जा सकते। जैसे कोई होटल है, होटल में जाने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अगर हमारे पास पैसे हैं और हम वहाँ पे ख़रीद सकते हैं, दुकान में भी जाना है हमें, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उस चीज़ को खरीदने के लिए समर्थ है तो हम जा सकते हैं, तो हमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो होटल वाले और दुकान वाले हमें वहाँ जाने से मना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट राइट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार, राइट टू फ्रीडम के अनुसार, हमें अपनी अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल होता है। हम जो है अपने विचारों को रख सकते हैं, हमें जो कहना अपनी बात को हम कह सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं, सभा संगठन बना सकते हैं। इसी तरीके से हम देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। हम कोई भी नौकरी कर सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन जैसे मैंने पहले अधिकार में आपको बताया कि जो राइट्स हमें मिले हैं उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। अब हम भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उस भाषण में हम किसी के लिए बुरे शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल करें। सभाएं बने, संगठन बन सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होगी, शांतिपूर्ण तरीके से हमें करनी होगी। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की हमें छूट दी गई है। हम कोई भी नौकरी, कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरी करने लग जाएं या फिर ड्रग्स बेचने लग जाएं। इस चीज़ का राइट हमें कानून, कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता है। तो हमारे जो अधिकार हैं ये कुछ सीमित क्षेत्र में हमें मिलते हैं, इनका हम मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं कर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार हमें कहा गया है, संविधान में हमें कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मानव व्यापार मतलब हम मनुष्य को, जो लोग हैं, पर्सन्स को हम बेच देते हैं। इनकी खरीदने और बेचना जो है ये एक अपराध है। किसी से हम ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम मजदूरी पर नहीं रख सकते। उनसे कोई हम ऐसा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिला है और उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है और वो इस उम्र तक अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। उनसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम मजदूरी नहीं करा सकते, वो बहुत बड़ा अपराध है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अनुसार हमें हर किसी नागरिक को, देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। उनको छूट है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपना धर्म चेंज भी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो कोई भी धर्म को अपना सके। उसका जब दिल चाहे वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा सकता है, चर्च में जा सकता है, जहाँ पे भी उसका दिल करता है यह जा सकता है। हमें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता, हमें पूरी छूट मिलती है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी
कर सकते हैं। किसी को भी के भी साथ भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी किसी भी धर्म को लेकर के आप यही धर्म अपनाएं। हमें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं और कोई धार्मिक समुदाय होते हैं, भाषाई समुदाय, ये क्या कर सकते हैं, इनको छूट दी जाती है कि अपनी संस्कृति की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं ताकि इनकी जो संस्कृति है वो कहीं पे लुप्त ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगर किसी भी नागरिक को यह लगता है कि किसी राज्य द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, तो इस छठे अधिकार के द्वारा, इसकी सहायता से वह अदालत में जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ सकता है। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। पहला है हमारा, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। अब हमने पढ़ा था थर्ड हमारा जो अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें कहा गया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम मजदूरी नहीं करवा सकते। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है उसमें कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि हम 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे से यहाँ पर मजदूरी करवा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो यहाँ पे हमारे कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ हमारा पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार। इसमें हमें अधिकार क्या है कि रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब जो वो राज्य वहाँ पर रोजगार देने से मना कर रहे हैं तो वो हमारे समानता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। यहाँ पे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। थर्ड है हमारा, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। अब राजस्थान जो है राज्य, वो किसी को तेलुगु मीडियम का स्कूल खोलने से रोकते हैं, तो यहाँ पर हमारे कौन से अधिकार का हनन हो रहा है। हमारा 5वां अधिकार था सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसमें हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो यहाँ हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का हनन हो रहा है। उसके बाद है हमारा 4th पॉइंट, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। अब यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल रही क्योंकि वो फीमेल है। अब फीमेल ऑफिसर होने के कारण उसको प्रमोशन नहीं दी जा रही, तो ये कौन से अधिकार के हमारे हनन हो रहा है। ये भी हमारा पहला समानता का अधिकार, जिसमें हमें लिंग के आधार पर हमसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब वो लेडी है, वो महिला है, इसलिए उसके साथ ये जो है प्रमोशन नहीं दी जा रही है, भेदभाव हो रहा है, तो हमारे समानता के अधिकार का हनन यहाँ पर हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और मौलिक अधिकार अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट की फीचर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।